नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे कि सुबह ने कैसे देखे और आगे के लिए मार्केट की चाल कैसे रहेगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं वो आपको बता देते हैं। एसजीएक्स निफ्टी देखिए, वहां से पॉजिटिव संकेत मिल रहा है और आधे % की मजबूती के साथ इस वक्त एसजीएक्स निफ्टी कारोबार कर रहा है। डाउ फ्यूचर में लेकिन हल्का दबाव इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो एशियाई बाजारों की तो मजबूत शुरुआत है, लेकिन शुक्रवार की बात करें तो अमेरिकी बाजार तेजी में रहे हैं। यूरोप के बाजार में अगर बात करें तो वहां पर 1.5% की गिरावट देखी गई है। तो इन तमाम क्यूज को आज के लिए कैसे समझना चाहिए, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट से क्या अपडेट मिल रहे हैं, ये बताने के लिए दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए मार्केट पर, ये बताने के लिए कुछ ही देर में हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ेंगे और खबरों के लिहाज से आज कहां एक्शन देखने को मिलता है ये बताएंगे दीपांशी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट से अपडेट से। इस वक्त क्यूज किस तरह के मिल रहे हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं और दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या क्यूज मिल रहे हैं आज। अच्छे क्यूज मिल रहे हैं। जहां तक बाजार का सवाल है, अगर आप देखेंगे पूजा, तो एसजीएक्स निफ्टी 9200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये एक अच्छा संकेत है भारतीय बाजारों के लिए। लगभग 70 अंक की तेजी वहां पर है। डाउ फ्यूचर्स जो थोड़ा दबाव में था थोड़ी देर पहले, वहां पर भी आप पॉजिटिव एक्शन ही देख रहे हैं, लगभग 20 से 30 अंक ऊपर है। पर डाउ फ्यूचर्स हमने देखा है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द डे ज्यादातर दायरे में ही रहता है, तो इस समय तो अच्छे क्यूज ही आ रहे हैं। ज्यादातर एशियाई बाजार भी इस समय 1% की बढ़त ही दिखा रहे हैं, तो क्यूज अच्छे हैं। एक्चुअली शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों की भी क्लोजिंग अच्छी रही, लगभग 250 अंक से ज्यादा डाउ उछला, वहीं 1.5% ऊपर रहे S&P 500 और नैस्डैक, तो वहां से बाजारों के लिए अच्छे संकेत आए हैं। हम जब कोरोना वायरस की बात करेंगे तो मैं थोड़ा और आपको डिटेल्स में बताऊंगा, पर 2-3 संकेत ऐसे हैं कोरोना वायरस को लेकर जहां से थोड़ी पॉजिटिविटी आ रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब अमेरिका में ये लॉकडाउन कम करने या लॉकडाउन से बाहर आने की रणनीति अब बनाई जा रही है। तो न्यूयॉर्क में एक रणनीति बनाई जा रही है कि जब लॉकडाउन खत्म होगा तब किस तरह कारोबार को खोला जाएगा, कौन से कारोबार पहले खोलेंगे, क्या गाइडलाइंस रहेंगी। पिछले हफ्ते हमने देखा शुक्रवार को जॉर्जिया राज्य ने अपना लॉकडाउन हटाया, वहां से संकेत कैसे आ रहे हैं। और जो नए केसेस हैं वहां पर हल्की सी गिरावट आई है और जो दिन बर दिन मौत का आंकड़ा है वहां पर भी हल्की सी गिरावट आई। तो ये थोड़े संभालने वाले संकेत आए हैं अमेरिकी बाजारों से और इसलिए हमने देखा है कि बाजार थोड़े स्टेबल रहे। दूसरी बड़ी बात कि कच्चे तेल के भाव थोड़े स्टेबल हो चुके हैं, तो दोनों ही लिहाज से अमेरिकी बाजारों को शुक्रवार को सहारा मिला। पर एक बात बतानी पड़ेगी कि साप्ताहिक तौर पर अमेरिकी बाजार फिर भी पिछले हफ्ते 1% नीचे थे। 3 हफ्तों बाद पहली साप्ताहिक गिरावट देखी है बाजारों ने, ये भी कच्चे तेल की वजह से ही है। यूरोप के बाजार लगभग 1.5% गिरकर बंद हुए, पर कच्चे तेल के भाव थोड़े स्टेबल हो गए हैं। हमने देखा कि शुक्रवार को भी काफी तेज उतार चढ़ाव जरूर हुआ, पर फिर इवेंचुअली अब $16 के आसपास आपको WTI दिखेगा और $22 के आसपास ब्रेंट दिखेगा। तो ये एक स्टेबिलिटी का साइन जो आ रहा है कच्चे तेल के प्राइसेस में, वहां से बाजारों को थोड़ा सहारा मिला है। पर फंडामेंटल्स अभी भी कमजोर हैं। अमेरिका में जो ऑयल की ड्रिलिंग एक्टिविटी होती है वो 5 साल के निचले स्तर पर है इस समय, तो आउटपुट कट होगा, इसकी वजह से जॉब लॉसेज होंगे, कंपनीज की अर्निंग्स पर भी फर्क पड़ेगा। तो आगे जाकर आउटलुक पॉजिटिव नहीं है, पर शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी स्टेबिलिटी जरूर ऑयल प्राइसेस में आई है। सोने के दाम देखें तो वैसे तो काफी ऊपर है, $1750 के हल्की सी गिरावट आई है, पर अभी भी सोना थोड़ा एलिवेटेड आपको जरूर दिखेगा। बिल्कुल, तो ये तमाम क्यूज मिल रहे हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से। डाउ फ्यूचर देखिए सुबह लालिशा में था, लेकिन अब निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी यहां पर भी देखने को मिल रही है। तो ये तो थे ग्लोबल मार्केट से संकेत जो कि अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दीपांशु, आपसे कोरोना पर भी अपडेट जानना चाहेंगे, इस वक्त स्थिति कैसी है? बिल्कुल, थोड़ी बेहतर है, और जब मैं थोड़ी बेहतर कह रहा हूं तो बहुत थोड़ी बेहतर है, पर हाँ इतनी खराब नहीं है जितना हम दिन बर दिन बात कर रहे हैं। पहले जो खराब खबर है उससे शुरुआत करते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक चेतावनी आई है कि ये मानना गलत है कि जो वो लोग हैं जो कोरोना से प्रभावित होकर अब ठीक हो गए हैं वो इम्यून हो गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको कोरोना हो गया और आप उससे ठीक हो गए तो अब आप इम्यून हैं, आपको दोबारा नहीं हो सकता। ये मानना गलत है। कोरोना का ट्रीटमेंट और ठीक होने का ये मतलब नहीं है कि आप कोरोना से इम्यून है, यानी कि सेकेंड वेव में भी आपको दोबारा कोरोना हो सकता है, तो ये खतरा रहेगा। ये तो थी खराब खबर। अगर आप आंकड़े देखें तो 30 लाख के करीब अब मामले पहुंच चुके हैं कोरोना के। हम दिन भर दिन अभी भी 70 से 75 हजार नए मामले देख रहे हैं। वायरस से 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 8.9 लाख लोग ठीक हो गए हैं। अमेरिका की बात करें तो अब 8,85,000 के ऊपर मामले हैं अमेरिका में और मरने वालों की संख्या भी अब 55,000 के पार है। अगर आपको याद होगा तो ट्रंप साहब ने कहा था कि वो अनुमान लगा रहे हैं कि 60,000 लोगों की मौत होगी कोरोना से, पर जिस तरह से बढ़
बढ़ रहा है वो 7,000 का आंकड़ा तो इसी हफ्ते आ जाएगा, तो वहां पर नजर डालनी पड़ेगी। पर जैसा कि मैंने कहा, अमेरिका में कुछ राज्यों में लॉकडाउन हटाने की या लॉकडाउन से बाहर आने की अब रणनीति तैयार हो रही है। न्यूयॉर्क में भी वो स्ट्रैटेजी चल रही है। और दूसरी बात, न्यूयॉर्क में जो नए केसेस हैं, जो एक्टिव हॉस्पिटलाइजेशन हैं, वहां पर हमने गिरावट के संकेत देखे हैं और ये डेटा बैकअप कर रहा है 2-3 दिनों का। देखना पड़ेगा कि ये सस्टेन करता है कि नहीं, पर एक अच्छा संकेत आ रहा है कंसिस्टेंटली कि जो नए मामले आ रहे हैं और जो हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे हैं वहां पर थोड़ी गिरावट हुई है। स्पेन और इटली की बात करें तो वहां पर अब 2 लाख से ज्यादा मामले हैं। फ्रांस में अब 23,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। यूके में 20,000 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई है। रूस में अब 81,000 मामले हैं। तो अब यूरोप में सबसे ज्यादा टेंशन या सबसे ज्यादा तेजी से जहां पर मामले बढ़ रहे हैं वो रशिया है, तो वहां पर नजर रखनी पड़ेगी। पर इटली कह रहा है कि 4 मई से वो कुछ क्षेत्रों में या कुछ एक फेज्ड मैनर में लॉकडाउन में ढील दे सकते हैं। वही हमने देखा कि संडे को स्पेन ने कुछ जगहों पर लॉकडाउन में ढील दी, लोगों को बाहर निकलने की अनुमति दी। ये सिर्फ एक दिन के लिए रिलैक्सेशन था, पर अब संकेत ऐसे आ रहे हैं कि लॉकडाउन से बाहर निकलने की स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। वहीं स्पेन में जो नए मामले आए और इटली में जो नए मामले आए वहां पर भी थोड़ी गिरावट जरूर देखी है। तो थोड़ी स्टेबिलिटी के जो संकेत हैं वो आप कह सकते हैं यूरोप से भी आ रहे हैं। पर भारत की बात करें तो अभी भी चिंता है। भारत में 28,000 से ज्यादा लोग इस समय प्रभावित हैं और लगभग 881 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि अब 6,500 लोग भारत में भी ठीक हो चुके हैं। जो एक्टिव मामले हैं भारत में वो अभी भी 20,000 के ऊपर हैं। महाराष्ट्र में 8,000 से ज्यादा मामले हैं। सिर्फ मुंबई में आप देखेंगे तो 5500 मामले हैं। दिल्ली में भी मामलों में तेज उछाल हुआ है और अब 3,000 के आसपास है। तो भारत में थोड़े कंसर्न्स हैं, पर ग्लोबली अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ी स्टेबिलिटी के नंबर्स आ रहे हैं, हल्की सी गिरावट के नंबर्स आ रहे हैं। तो भारत में चिंता बनी हुई है, लेकिन ग्लोबली देखें तो लॉकडाउन से बाहर आने की स्ट्रैटेजी यहाँ पर सभी देशों की तरफ से बनाई जा रही है। और आज 10 बजे पीएम मोदी की बैठक होगी चीफ मिनिस्टर्स के साथ और यहाँ पर भी वो इसी पर चर्चा करेंगे कि लॉकडाउन को फेज मैनर में कैसे यहाँ पर खत्म या थोड़ा कम किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशु ये सारी डिटेल्स देने के लिए। एक बार देख लेते हैं कि शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों के आंकड़े किस तरह से थे और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए। विदेशी निवेशकों ने बिकवाली ही की है कैश मार्केट में और बिकवाली लगातार बनी हुई है उनकी तरफ से। आंकड़ा 207 करोड़ का है कैश मार्केट में जो बिकवाली देखी गई है। वहीं घरेलू निवेशकों ने भी बिकवाली की है और ये आंकड़ा थोड़ा बड़ा हुआ है। 990 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली कैश मार्केट में घरेलू निवेशकों की तरफ से देखने को मिली है। वहीं अगर वायदा बाजार की बात करेंगे तो खरीदारी हुई है एफआईएस की तरफ से, लेकिन आंकड़ा ज्यादा बड़ा नहीं है। करीब 85 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी एफआईएस की तरफ से देखने को मिली, लेकिन कैश मार्केट में जो हम बिकवाली लगातार देख रहे हैं वो जारी है और शुक्रवार को भी ऐसा ही कुछ आंकड़ा देखने को मिला। चलिए तमाम क्यूज को आज भारतीय बाजार के लिए कैसे समझना चाहिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, जहां हम हर रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। गुड मॉर्निंग अनिल सर। देखिए आपकी हमेशा शिकायत होती थी कि मैं दीपांशु से पहले बात कर लेती हूँ और फिर वहां से नेगेटिव क्यूज लेकर फिर आपसे सवाल पूछती हूँ। आज राहत की बात यह है कि आज क्यूज भी उन्होंने पॉजिटिव ही बताया। कोरोना के फ्रंट पर भी उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत राहत यहाँ पर हुई है। इन पर क्या उनको कैसे समझना चाहिए आज के लिए? और सबसे पहले हम नतीजों पर भी आपकी राय जानना चाहूंगी। माइंडट्री और आईसीआईसीआई प्रू इनके भी नतीजे आए हैं, तो इन तमाम क्यूज को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो ये कहने का असर होता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैंने आपको बोला तो आपने दीपांशु से अच्छे शुरू किया, तो इसे ऐसे समझना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात है कि चलिए संकेत वाकई में बेहतर है। थोड़े से पहली बार मतलब ऐसा लगता है कि कोरोना को लेकर थोड़े से आंकड़े बेहतर होने के संकेत दे रहे हैं दुनिया भर में, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो। तो स्टेबिलिटी आ रही है और ये स्टेबिलिटी अगर मेंटेन रहती है, हालांकि ये स्टेबिलिटी हमने एक आध दिन पहले भी देखी थी, लेकिन वापस से आंकड़े खराब होते हुए दिखे थे। और दूसरी बड़ी बात है कि जहां जहां लॉकडाउन खुलता है वहां पर आगे किस तरह से आंकड़े आते हैं, ये दो चीजें बड़ी अहम है अभी। लेकिन फिर भी जो अच्छी खबर है उसे एंजॉय करना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। ये अच्छी खबर इस वक्त इसलिए आते हैं कि आंकड़े थोड़े से काबू में आते हुए दिखे। हालांकि भारत के आंकड़े उतने बेहतर नहीं है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन और हमारे देश की साइज को देखते हुए ऐसे भी नहीं कि बहुत डराने वाले आंकड़े हैं कि भाई बहुत दिक्कत है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे यहाँ भी धीमे धीमे आंकड़े बढ़ ही रहे हैं। तो ओवरऑल कोरोना को लेकर ज्यादा चिंताओं की बात नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिकी बाजार निचले स्तरों से रिकवर होकर बंद हुए। डाउ फ्यूचर्स भी मेरे ख्याल से सुस्त है, बहुत ज्यादा तेजी, बहुत ज्यादा मंदी नहीं। और सबसे बढ़िया बात है कि कल शुक्रवार को जो अमेरिका में तेजी हुई, इस पर एशियाई बाजारों का रिएक्शन भी आता हुआ दिखा है। कच्चा तेल आपका स्टेबल है,
तो मुझे लगता है थोड़ी तेजी की जगह तो बनती है। हालांकि शुक्रवार को जो क्लोजिंग रेट थी वो क्लोजिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे थी, ऐसा लगे कि शायद क्लोजिंग बेसिस पर तेजी का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। तो आज क्लोजिंग से ज्यादा पूजा मुझे लगता है कि ओपनिंग से ज्यादा क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आज आपको एक पॉजिटिव क्लोजिंग जरूर चाहिए। अगर किसी भी वजह से आज नेगेटिव क्लोजिंग होती है तो फिर ट्रेंड थोड़ा सा ऊपर की तरफ होना मुश्किल रहेगा। तो आज के लिए जो अहम सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए वो 8,900 से 9,000 का रहेगा। ये बहुत मजबूत सपोर्ट जोन है जो आसानी से टूटेगा नहीं। एक्सपायरी का हफ्ता है तो उस लिहाज से यहाँ पर आप मान सकते हैं कि ये बेहद मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 9,300 से 9,400 वो रेंज है जहाँ पर आपको बाजार उठते हुए नजर आ सकते हैं। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है 18,900 से 19,050 ये मजबूत सपोर्ट के तौर पर बैंक निफ्टी पे आज काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 19,900 से 20,300 तक जाने की तैयारी बैंक निफ्टी की आराम से हो सकती है। तो ये आज की रेंज है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये आज की रेंज आपको बता दी गई है। निफ्टी के लिए जो अहम स्तर होगा वो 9,300 से 9,400 होगा। ओपनिंग से ज्यादा आज क्लोजिंग काफी ज्यादा मायने रखती है। अनिल जी, एक बार नतीजों पर भी मैं आपसे राय जानना चाहूंगी। आज इंडसइंड बैंक के भी नंबर्स हैं और अभी इस हफ्ते की बात करें तो काफी बड़े नतीजे आने वाले हैं और माइंट्रो आईसीआईसीआई के भी नतीजे हम देख चुके हैं। तो नतीजों के लिहाज से पूरा हफ्ता आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो है कि प्राइवेट बैंक के रिजल्ट आना शुरू होंगे और इंडसइंड बैंक आज और एक्सिस बैंक कल, ये बैंक के लिए अभी तक देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। जितनी तेजी बैंक में होनी चाहिए वो निफ्टी के मुकाबले में कम हो रही है, पहली बात। दूसरा ये कि बैंक और एनबीएफसी दोनों को लेकर बाजार में चिंताएं बरता रही है कि यहाँ पर आगे क्या होगा पता नहीं। तो इस लिहाज से आज और कल ये दोनों ही रिजल्ट बहुत अहम है जो डिसाइड करेंगे कि बैंक निफ्टी आगे बढ़ पाएगा या नहीं। लेकिन जहाँ तक जो वीकेंड पर रिजल्ट आए उनमें से दो रिजल्ट है। माइंट्री रिजल्ट पॉजिटिव सरप्राइज करते रहते हैं थोड़ा, खासतौर से मार्जिन के लिहाज से माइंट्री के मार्जिन बड़े तगड़े आए हैं, उनसे बेहतर है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत दूसरी है और वो है आगे आने वाले समय को लेकर। टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी बिजनेस में जो माइंट्री का एक्सपोजर उसको लेकर आगे आने वाले समय में थोड़ी सी चिंता रहेगी। तो अच्छी बड़ी डील्स इन्हें मिली है और पिछले क्वार्टर में मार्जिन भी बेहतर कर पाए, लेकिन आगे कर पाएंगे उसको लेकर संदेह। तो मेरा ये समझना है कि अगर बड़ा गैप से खुलता है इस रिजल्ट के बाद तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या थोड़े बहुत शॉर्ट्स भी हो सकते हैं हायर लेवल पर, लेकिन एक बार मजबूत खुलने के चांस बनते हैं। अब जहाँ तक तो माइंट्री में रिजल्ट अच्छे और आउटलुक उतना अच्छा नहीं। आईसीआईसीआई प्रूफ रिजल्ट उतने अच्छे नहीं, मुनाफा थोड़ा सा उम्मीद से कम आया है। हालांकि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस ये थोड़ा ठीक दिख रहा है। तो थोड़ा यहाँ पर रिजल्ट कमजोर है, लेकिन आउटलुक के हिसाब से इतना बुरा नहीं दिख रहा क्योंकि प्राइस में आ चुका है। तो देखते हैं, मिले जुले से नतीजे कह सकते हैं। अब इस वक्त है ना पूरा एक बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि रिजल्ट को आप कैसे आंकें। रिजल्ट को आप इस तिमाही के दम पर आके या आगे आने वाले समय के दम पर आपको एनालिसिस करना चाहिए। ये बड़ा भारी कंफ्यूजन है और मुझे लगता है ये पूरे रिजल्ट सीजन में रहेगा, क्योंकि अगर अच्छे रिजल्ट हैं तब भी आपको आने वाले समय के लिए थोड़ा डर रहेगा, या खराब रिजल्ट हैं तो पता नहीं ऑलरेडी शॉर्ट हैं और बहुत सारे स्टॉक्स अपने ऊपरी लेवल से गिर चुके हैं। तो रिजल्ट के बाद का रिएक्शन अब स्टॉक्स में बड़ा ट्रिकी होने वाला है, ये मुश्किल करेगा। तो रिजल्ट एनालिसिस को लेकर बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। स्टॉक्स बहुत वोलेटाइल हो सकते हैं रिजल्ट के बाद। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, पूरी रणनीति हमें समझाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नतीजों के लिहाज से थोड़ा सावधानी बरतने की यहाँ पर जरूरत है। माइंट्री के नतीजे, आउटलुक कमजोर है लेकिन नतीजे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। चलिए, ये तो बात हुई नतीजों की, लेकिन उसके अलावा भी आज नजर कहाँ होनी चाहिए खबरों के लिहाज से, ये भी हम आपको बता देते हैं। और ये बताने के लिए देवांशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। आज सबसे पहले अगर नतीजों की बात करें ट्रिगर्स की, तो इंडसइंड बैंक के नतीजे आने वाले हैं, साथ ही अंबुजा सीमेंट, एचडीएफसी लाइफ, अदानी पावर, ये वायदे बाजार के कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए। सास्टेन टेक के कैश मार्केट से है जहां पे आज फोकस होगा नतीजों के लिहाज से। भारत 22 ETF की रीबैलेंसिंग आज से लागू होते हुए दिखेगी। आप देखिए कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका वेटेज थोड़ा सा बड़ा था। हमने शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में देखा कि कई ब्लॉक डील्स होते हुए दिखे और यहाँ पे वेटेज बढ़ने के चलते खरीदारी आई थी। बोर्ड मीट में आज मनप्पुरम फाइनेंस और साथ ही फाइजर दोनों की बोर्ड की बैठक में पूंजी जुटाने पर विचार होता हुआ दिखेगा। नतीजों के लिहाज से माइंट्री पर नजर रहेगी जहाँ पे नतीजे अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे और जो आय है करीब 4.5% तक बढ़ती हुई दिखी। डॉलर से जो आय है वो 1.7% तक बढ़ती हुई दिखी जो अनुमान के मुताबिक थी। एबिट इस बार करीब 8.5% तक बढ़ता हुआ दिखा और मार्जिन 12.5% पर आते हुए दिखे हैं, 12% से बढ़कर। मुनाफा इस बार 4.5% से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। अनुमान से हल्के से
बेहतर नतीजे हैं, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री ये जरूर कहती है कि FY21 में मांग के लिहाज से कोरोना वायरस का असर जरूर देखने मिलेगा। मांग थोड़ी सी सुस्त होने की आशंका जरूर बनती हुई दिख रही है। ICICI प्रूडेंशियल आप देखिए जो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम है 26% तक कम होते हुए दिखे हैं। मुनाफा इस बार करीब 31% तक घटता हुआ दिखा। जो नेट प्रीमियम इनकम है 5% तक बढ़ती हुई दिखी है, इस पर भी नजर रहेगी। रिलायंस कैपिटल, एक्सिस बैंक, HDFC ये तीनों कंपनीज फोकस में रहेंगी, जहां पर रिलायंस कैपिटल ने पहले ही कहा था कि एक्सिस बैंक और HDFC के जो लोन्स हैं इन पर डिफॉल्ट कर दिया है और अब HDFC ने रिलायंस कैपिटल के गिरवी रखे शेयर्स अपने नाम कर दिए और इसके चलते उनकी जो हिस्सेदारी है रिलायंस कैपिटल में वो अब बढ़ के 6.43% पर पहुंच चुकी है। नैटको फार्मा के लिए अच्छी खबर, जहां पे US FDA से एक फॉर्मुलेशन प्लांट है, इनको US FDA से मंजूरी मिल चुकी है, क्लीन चिट मिली है और साथ ही 2 से 6 मार्च के बीच में इस इकाई की जांच हुई थी जिसको मंजूरी मिली है। BML कोल इंडिया से कंपनी को करीब 400 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। पावर कंपनी आज फिर फोकस में रहेंगी, जहां पे CERC ने कहा है कि उनकी जो प्रोविजनल टैरिफ है उसको बढ़ाने पर कंपनी विचार कर रही है। रेगुलेटर जल्दी डिस्कशन पेपर लाने की योजना कर रहे हैं और टैरिफ हाइक पर स्पष्टता न होने के चलते अब फिलहाल लेंडर से कोई सहारा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, तो इस पर भी नजर रखें आप। फंड रेजिंग पर बैंक ऑफ बड़ौदा, टाटा स्टील, IRP इंफ्रा ये तीनों स्टॉक्स फोकस में होंगे। टाटा स्टील में आप देखिए सबसे पहले यूके सब्सिडरी से सरकार से करीब 5,500 करोड़ के लोन की मांग की है। कोरोना वायरस के असर के चलते इंटरनेशनल जो ऑपरेशन है यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें होती हुई दिख रही है, यूके सब्सिडरी से मांगे। और साथ ही टाटा स्टील में अगर भारत की बात करें तो NCDs के जरिए 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की बोर्ड से मंजूरी मिली है। बैंक ऑफ बड़ौदा बोर्ड से 13,500 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी, QIP के जरिए करीब 9,000 करोड़ जुटाएंगे। और साथ ही IRP इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे बोर्ड ने NCDs के जरिए 2,500 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी है। शुक्रवार के फंड एक्शन पर नजर करें, नैल्को ICICI प्रूडेंशियल ने करीब 17 लाख शेयर्स खरीदे हैं 34.40 के भाव पर। और MEP इंफ्रा में भी जूलियस बेरो वेल्थ एडवाइजर्स ने मार्च तिमाही में करीब 2.42% तक की खरीदी की। ये पूरे क्वार्टर की है, इस पर भी आप नजर रखिए। ओके, तो ढेर सारी खबरें हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया देवांशी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए, ये तो थी मार्केट पर रणनीति और खबरों वाले शेयर्स, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से कहां पर आज नजर होनी चाहिए ये भी हम आपको बता देते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज ने अल्ट्राटेक में बिकवाली करने की राय दी है। 3305 के लेवल्स पर ये खरीदारी बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। टारगेट होगा 3250 का। और सनफार्मा है इनका अगला बाय कॉल, जहां पर ये 498 के लेवल्स देख रहे हैं। 480 का लगाइए स्टॉप लॉस। चॉइस ब्रोकिंग ने MFSL में खरीदारी करने की राय दी है कैश लेवल पर, और यहां पर इनका मानना है कि 457 से 470 तक के लेवल्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 410 का। तो ये तमाम ट्रेडिंग कॉल्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। लेकिन चलिए, मार्केट पर एक और रणनीति समझ लेते हैं और ये बताने के लिए नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए आज बाजार की चाल कैसी लग रही है आपको? हाय, गुड मॉर्निंग पूजा। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं निफ्टी में, एक हाइट ऑफ हाई बॉटम पैटर्न जो अभी भी कंटिन्यू है। एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो सपोर्ट अब शिफ्ट हो चुका है 9,000 के लेवल पर। तो ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखें तो पिछले वीक जो हमको एक कंसोलिडेशन देखने मिला था, मेरा ये मानना है कि ये वीक जो मंथली एक्सपायरी है डेरिवेटिव सीरीज की, एप्रिल सीरीज की, तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव ऑन हाई साइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 9300 टू 9400 की एक रेजिस्टेंस जोन है, तो मेरा ये मानना है कि ये लेवल के पार होना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बट 9,000 से 9300 तक की ट्रेडिंग रेंज है, इसके अंदर हम ये वीक में ट्रेड होते हुए देख सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर थोड़ी बहुत भी गिरावट होती है तो खरीदारी करके चलना चाहिए। 9,000 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी। और हाई साइड में 9300 का पहला टारगेट है। जैसे ही 9300 का लेवल पार होगा तो 9400 तक का हम अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो डेफिनेटली थोड़ी बहुत भी अगर गिरावट हम देखते हैं तो ही बाय करने की सलाह होगी। अगर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम गैप अप ओपन होते हैं तो डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करना, एज 9300 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। ओके, तो गैप अप ओपनिंग होती है तो छोड़ दें, लेकिन अगर थोड़ी भी गिरावट अगर आपको दिखाई देती है तो गिरावट पे खरीदारी करने की राय होगी 9,300 के लेवल्स के लिए। इसके अलावा नीलेश, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होनी चाहिए आज के लिए? इसमें पूजा दोनों ही बाय रिकमेंडेशन है मेरे। पहला बाय रिकमेंडेशन होगा कैडिला हेल्थ केयर पे। ओवरऑल अगर फार्मा स्पेस देखें तो अभी भी काफी स्ट्रांग लग रहा है। कैडिला हेल्थ केयर में फ्राइडे के सेशन में एक ब्रेकआउट आते हुए देखने को मिला था, तो स्टॉप लॉस होगा 329 और हायर साइड 350 का एक इमीडिएट टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कैडिला हेल्थ केयर में लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। सेकंड बाय रिकमेंडेशन होगा भारत फोर्ज पे।
जिसके अंदर एक बेस फॉर्मेशन होने के बाद अगेन ब्रेकआउट ऑन द फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में आते हुए हमको देखने को मिला है। 257 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करने की सलाह होगी 272 के टारगेट के लिए। ओके ठीक है, तो ये रहा कैडिला और भारत फोर्ज पर आपको दे दी गई है। चलिए अब कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन है ये भी समझ लेते हैं और अमित सजीजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित गुड मॉर्निंग, बताइए कमोडिटी मार्केट में एक्शन कैसा लग रहा है आपको, और गोल्ड सिल्वर और क्रूड इन तीनों पे ही राय दे दीजिए, क्या करना चाहिए आज के लिए? जी नमस्कार। देखिए गोल्ड जो पिछला हाई है स्पॉट गोल्ड में $1750 के करीब हमने गोल्ड को जाते हुए देखा है, और जो M6 पर भी 47,000 के करीब गया था। बट उसके बाद पिछले शुक्रवार को एक थोड़ी सी नरमी हमने प्राइसेस में देखी थी। तो मुझे लगता है कि सेलिंग ऑन रैलीज की स्ट्रेटेजी करनी चाहिए शॉर्ट टर्म बेसिस 46,700 800 जोन में, और डाउन स्ट्रीम मुझे लगता है 46,300 जो है वो रिपीट हो सकता है। तो सेल की स्ट्रेटेजी होगी। सिमिलरली सिल्वर में भी 42,200 42,300 पे सेल की स्ट्रेटेजी होगी। मुझे लगता है 41,500 तक प्राइस दिख सकती है। तो दोनों गोल्ड और सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद है। सिमिलरली क्रूड में भी मुझे लगता है कि जो $18 का स्तर है WTI में, तो वो काफी इम्पोर्टेंट है, और जब तक नहीं निकलता तब तक का जो ट्रेंड है वो सेल का ही रहेगा। तो सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटेजी क्रूड में भी रहेगी 1350 के आसपास M6 पर। तो मेरे हिसाब से 1200-1230 तक के लेवल देख सकते हैं डाउन साइड में एज ए टारगेट। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गोल्ड सिल्वर और क्रूड तीनों में ही बिकवाली करने की राय आपको दी जा रही है। चलिए अब रुक कर लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउस की नजर आज कहां पर है, और हमारे स्पेशल सेगमेंट का वक्त है FIR का। और ये बताने के लिए आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। नतीजों पर रिपोर्ट जो आई उसके साथ शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए ICICI प्रूडेंशियल के नतीजे आए थे। नतीजे थोड़े से खराब देखने को मिले। हालांकि ब्रोकरेज हाउस ने हाईलाइट किया कि जो BNB बिजनेस के मार्जिन हैं वो हल्के से बेहतर आते हुए दिखे हैं। CLA से खरीदारी की राय दे रहे हैं। लक्ष्य जो है 600 रुपए से घटाकर 420 कर दिया है। क्रेडिट स्विस ने भी रिपोर्ट जारी किया, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 525 से घटाकर 440 कर दिया है। इसके अलावा माइंट्री के भी नतीजे आए थे, और मक्वायरी की रिपोर्ट है जिसके ऊपर एक कहा जा रहा है कि नतीजे जो है अनुमान से हल्के से कमजोर है, जिसके चलते आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी गई है, और माफ कीजिएगा अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है। लक्ष्य 734 से घटाकर 670 कर दिया है। इसके अलावा कुछ अन्य रिपोर्ट्स में ICICI प्रूडेंशियल पर जो रिपोर्ट मैंने आपको बता दी, क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट है इंडिगो पर जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य दिया 1500 रुपए का, और यहाँ पे कह रहे कि एक इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। दो दिग्गज FMCG कंपनीज पर रिपोर्ट आई है। मेरिको पर JP मॉर्गन की रिपोर्ट है जहां पर न्यूट्रल की अब जो रेटिंग है घटाकर अब अंडरवेट कर दी गई है। लक्ष्य 285 से घटाकर 280 कर दिया है। और ब्रिटानिया पर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है जहां पर रेटिंग को अपग्रेड कर अब न्यूट्रल की राय दे दी गई है 2741 रुपए के लक्ष्य के लिए। और आखिरी रिपोर्ट है नोमेरा की रिपोर्ट है क्यूमेंस इंडिया पर, जहां पर रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखा है 358 रुपए के लक्ष्य के लिए। ओके तो चलिए ये है तमाम ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट जहां पर कि आपको नजर रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष ये सारी डिटेल्स हमें देने के लिए। तो चलिए पावर ब्रेकफास्ट में मेरे साथ इतना ही।